नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम फिर उसी विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर पूरे देश को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। दरअसल बात चेन्नई से शुरू हुई थी, लेकिन अब पूरे देश में है और वो वजह है जो सामाजिक मामले हैं, खासतौर से मकानों के, व्यावसायिक और आवासीय। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ हफ्ते से बहुत सख्त है और उसके चलते जो कुछ सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, जाहिर है कि वो देश भर में गाइडलाइन बनेगी। भोपाल और राजधानी मध्य प्रदेश को लेकर हम बात करें, मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल को लेकर, तो हाई कोर्ट में भी जो मामले आवासीय स्थानों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर दायर किए गए थे और हाई कोर्ट ने जिन पर स्टे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के चलते आज उन स्टे को भी एक तरह से हटा दिया है। इसका मतलब कि कानून या प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो जारी रहेगी, किसी किस्म की रोक उसमें नहीं होगी। आज हम इसी पर बात करेंगे कि अवैध निर्माण जो हैं उन पर सुप्रीम कार्रवाई या सुप्रीम प्रहार जारी है और उसको लेकर आम जनता के भीतर एक ऐसा मानस बना है जो ये बताता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। मामला हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए, जनता के हित में कानून के तहत फैसले होंगे। और ये मामले कोचिंग क्लास को लेकर भी है कि कोचिंग क्लासेस जो व्यावसायिक क्षेत्रों में होती वो भी गलत है। आवासीय क्षेत्रों में जो व्यावसायिक गतिविधि होती है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई करने का है। मध्य प्रदेश की तरफ से या भोपाल की तरफ से हम बात करें तो प्रशासन ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कई बार सरकार की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो अब ये थोड़ी सी जो दिक्कत आती है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी टारगेट किया है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे 3 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। 2 खास मेहमान, वॉइस ऑफ भोपाल के अध्यक्ष विकास बोंद्रिया जी हमारे साथ हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कमल राठी जी हमारे साथ हैं। कमल जी, आपका भी स्वागत है। और फोन लाइन पे हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रिंस गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बोंद्रिया जी आपके साथ करना चाहते हैं। कल भी आपने चीज़ों को बहुत विस्तार से बताया था। क्या सोचते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है उसको लेकर आपकी राय? क्या ये अवैध जो कामकाज है, जो जिला प्रशासन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन स्थानीय जो निकाय होते हैं, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसकी साठगांठ से, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में नगर निगम की या जिला प्रशासन की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। आपराधिक गतिविधियां पुलिस की जानकारी के बगैर नहीं होती है। वैसे ही आवासीय परिसरों में, आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियां नगर निगम या जिला प्रशासन की मर्जी के बिना संभव नहीं है। तो आपकी राय? अब कोर्ट में तो कह दिया है नगर निगम ने कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और सच में भोपाल में कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन अब ये भी बात निकल के आ रही, मैं आखिरी बात जोड़ूंगा, कि जो अधिकारी कर्मचारी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनकी भी सुप्रीम कोर्ट अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहा है। उन पर हो सकता है कि मुकदमे दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारियां हो और उन पर फाइन भी हो। आपकी राय? राघवन जी, जैसा हम कल चर्चा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक रुख दिख रहा है वो कुछ हार्ड ही है और उन्होंने समझ लिया है कि ये जो अवैध रूप से कॉलोनियों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का खुलना आपत्तिजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपने चर्चा में वहाँ पे डाइस से बोला है कि बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, लखनऊ में हुई, पटना में हुई, दिल्ली में हुई, कोटा में हुई, जो इस ढंग की बिल्डिंग रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक बिल्डिंगों में दुर्घटनाएं हुई हैं, उसको नज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि सख्ती से आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां खत्म होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा बहुत हार्ड भी नहीं दिखा आज। उसने 2-3 रिलैक्सेशन की भी बात करी। पटना का मामला था, पटना में कहा गया, पटना के अफसरों द्वारा और उनके वकील द्वारा कि भाई बहुत समय लग रहा है, हमें बहुत सारे सर्वेस करना है, नापजोक करना होता है कि क्या अवैध निर्माण है, क्या वैध निर्माण है, इसलिए हमें थोड़ा समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए हमारी जो इच्छा है, पहले तो नेकेड आई से जो आपको आवासीय भूमियों पे मॉल बने हुए दिखाई देते हैं, हम उनको चाहते हैं कि आप रोक लगाएं। अब रोक लगाने में भी देखिए सुप्रीम कोर्ट डिमोलिशन तक नहीं जा रहा है, उनका कहना है आप बंद करिए, उन आवासीय भवनों में व्यवसायिक गतिविधियों पे तालाबंदी तो करिए। तो मुझे लगता है ये एक राहत का विषय है उन भवन मालिकों के लिए भी और वहां पे व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी कि एक सुप्रीम कोर्ट सख्ती चाह रहा है, लेकिन
रिलैक्स के साथ में ही है, कोई किसी का नुकसान नहीं चाह रहा, आर्थिक नुकसान की उसमें या कोई पेनाल्टी लगाने की बातें नहीं की जा रही हैं कि नगर निगम वहां से उनसे पेनाल्टी चार्ज करेगा इस अतिक्रमण को, अवैध उपयोग को हटाने के लिए जी। और बिल्डिंग के अवैध निर्माण पे भी इतनी आपत्ति सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो वर्बल चर्चाएं हो इसमें लगा कि उससे नहीं है, उन्हें उसके इस्तेमाल से, दीगर इस्तेमाल से दिक्कत है। देखिए राघवेंद्र भाई, भोपाल का मसला हो, अन्य शहरों का भी हो सकता है, जो डेवलपमेंट प्लान होता है ना शहर का, वो समय के साथ में कुछ बदलाव भी लेता है। हो सकता है कि किन्हीं सड़कों पे या किन्हीं क्षेत्रों में कमर्शियल ज्यादा वहां पे एक्टिविटी हो रही हो, सर्विस सेक्टर के कारण ये कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ी हो, सर्विस सेक्टर के विस्तार के कारण मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे देखिए 2-3 बातें होंगी। वहां एक तो सरकार को नियोजन करना पड़ेगा कि कैसे हम वहां पे कमर्शियल स्पेस की सप्लाई बढ़ाएं। अब कैसे बढ़ सकती है वो, या तो ऐसे बढ़ सकती है कि उस क्षेत्र में कोई कमर्शियल, उसके लिए कोई वहां के आवासीय परिसर लोग डिमांड तो कर नहीं रहे कि आप हमारे लिए कमर्शियल गतिविधियां बढ़ाएं। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारा क्या है, कल्याणकारी लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र वो कल्याणकारी है, लोकतंत्र तो कह रहा है कि बंद कल्याणकारी है और रहवासी के लिए भी कल्याणकारी है। अब जैसे अरेरा कॉलोनी में मुझे लगता है कि अरेरा कॉलोनी में अगर हम ये महसूस कर रहे हैं कि ऐसी सर्विस सेक्टर की और कमर्शियल एक्टिविटीज की मतलब प्रोपोर्शनेटली बढ़ोतरी हो गई है, तो अरेरा कॉलोनी के पास में E6 एरिया में एक झुग्गी का बेल्ट है, आप उस झुग्गी के बेल्ट को व्यवस्थापित करिए, उससे उन झुग्गी वालों को भी पक्के मकान मिलेंगे और वहां पे कुछ हम कमर्शियल एरिया डेवलप करके इन दुकानदारों को जो अभी आवासीय क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो वहां पे विस्थापित किए जा सकते हैं। उसमें होता क्या है बेसिकली, देखिए मसला होता है सब लागत का। अगर कमर्शियल रेट पे कमर्शियल जमीन प्रोवाइड की जा सकेगी व्यवसायी लोगों को, तो उसमें कोई अन्याय वाली बात भी नहीं होगी और कोई रहवासी का मकान कोई उसे व्यवसायिक इस्तेमाल करके ज्यादा पैसा कमा रहा है और कोई कम रहवास के लिए किराए पे देके कम कमा पा रहा है, तो वो भी अंतर नहीं आएगा। मैं आपकी अनुमति से अगर आप दें तो मैं इसमें लाइन जोड़ना चाहता हूँ। जी जी। सारी चीजें सरकार तय करती है, सरकार क्यों नहीं मास्टर प्लान के इतर कहे कि इस इलाके को हमने आवासीय कम कमर्शियल घोषित किया है और सड़क किनारे की जो दुकानें हैं, जो आवास हैं, जो मकान है, हम उनको कमर्शियल घोषित कर रहे हैं। सरकार एक नियम बनाए, कानून बनाए और कर दे, लेकिन सरकार ये करती भी नहीं है और फिर अवैध स्थिति का संचालन करती है। उसमें जो लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए, वो नगर निगम को हफ्ता देते हैं, करप्शन बढ़ता है और आम आदमी उसमें दिक्कत में आता जो आवासीय परिसर में रहते हैं। मुझे लगता है कि इसमें सरकार की गलती ज्यादा है। वो क्यों नहीं करती कि हम आधी अरे कॉलोनी को हम कमर्शियल घोषित कर रहे हैं, करें, लेकिन बिना घोषित किए आप करेंगे तो वो अवैध कहलाएगा, फिर लोग कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल 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 आपका कहना ठीक है और नियोजन की दृष्टि से भी हमें ध्यान रखना है। देखिए आप में हर एक व्यक्ति भोपाल के चौराहों पे कमेंट भी कर सकता है और प्लानिंग भी बता सकता है, लेकिन अंतोगत्वा एक नियोजित चौराहा कौन करेगा? वो वहां पे जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग समझता होगा, ट्रैफिक प्लानिंग समझता होगा, वही कर सकता है। तो हमें देखिए विषय विशेषज्ञों के ऊपर भी छोड़ना पड़ेगा कि भाई अरेरा कॉलोनी में, बावड़िया कला में, कोलार रोड पे अगर हमें कमर्शियल कहीं कर सकते हो मिक्स लैंड यूज के माध्यम से, जो आवाज व्यवसायियों की आ भी रही है, तो उसमें कौन सी रोडें की जा सकती हैं, वो जब हम करेंगे तो उसमें प्लॉट साइज, उनके सेटबैक्स, उनके FAR क्या हो सकते हैं, मतलब उनकी पूरा जो वहां पे निर्माण होगा उसके मापदंड भी साथ में तय होंगे। बिल्कुल। तो हम इसी पर बात करना चाह रहे हैं कि सरकार बाद में अकाउंटेबिलिटी सरकार की आती है। अब ऐसे तो लोग कह सकते हैं कि मैं एकदम हाइपर साइड पे जा रहा हूँ, देश की पार्लियामेंट है, उसके आसपास भी अगर आप मार्केट निकाल दें तो बहुत चलेगा, बहुत महंगा बिकेगा, सरकार को भी आय होगी, लोग भी पहुंचेंगे। तो कुछ चीजें आपको रोकनी पड़ेंगी, लालच रोकना पड़ेगा, सुविधाएं और उसकी गरिमा मर्यादा रोकनी पड़ेगी। अगर कोई आवासीय कॉलोनी है तो लोगों ने इसी तो ली कि वहां व्यावसायिक गतिविधियां नहीं है, और जब आप करेंगे तो फिर वो और देखिए हमें भी कानून टूटेगा और फिर उसमें वसूली होगी जो हो रही है। हमें भी राघवेंद्र जी बाजारों के जो हमारा चिर परिचित बाजार का स्वरूप क्या है कि हम सड़क पे गए और एकदम वहीं पे गाड़ी खड़ी की और हाथ बढ़ा के दुकानदार से सामान ले लिया, एक बाजार का पारंपरिक स्वरूप यह है। और एक स्वरूप है देखिए मॉल्स हैं, जैसे डी मार्ट है,
डीमार्ट शहर के बाहर एक बड़ा सा अपना स्टोर बनाता है, उसमें पार्किंग की बेहद बड़ी जगह होती है, तो एक इस जंग के बाजारों के स्वरूप को भी हमें ग्रहण करना पड़ेगा। वो उसके लिए कानून लाना पड़ेगा, कानून तो सब प्रशासन हर को चीज के व्यवस्था लिए करनी चाहिए। पड़ेगी कि आवासीय नियमन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं गुप्ता जी, मैं आपके पास सबसे आखिरी में आऊंगा। राठी जी, अगर सरकार ये तय कर दे कि अरेरा कॉलोनी E1 से लेके E6 E7 के बीच में हम 2 ऐसे इलाके हैं जहां पर हम दुकानें निकाल रहे हैं जो व्यावसायिक रहेंगे, बाकी जगह व्यावसायिकता को कठोरता से रोका जाए, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये बेतरतीब हो रहा है, जिसका जहां मन आ रहा है वो अपने मकान में उसने शटर लगाई, दुकान निकाल दी। किसी का मन आया तो उसने पूरा मकान तोड़ा और उसमें भव्य शोरूम बना दिया। ये जो मनमानी है, इसके चलते लोगों का सुकून खत्म हो रहा है और कानून टूट रहा है, और उस वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नगर निगम वाले वसूली करते हैं, जिला प्रशासन वाले वसूली करते हैं, फिर राजनेता जो होते हैं वो भी वसूली करते हैं। उस इलाके के जो भी कांग्रेस बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं वो भी अपना कि भाई आपकी दुकान तो कानूनी नहीं है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस ट्रैक पर जा रहा है उसमें वो थोड़ी सी नरमी बरत रहा है, लेकिन वो साफ कह रहा है कि आपको चीज़ें नियम के मुताबिक कर रही हूँ, चाहे मामला पटना का हो, चेन्नई का हो, लखनऊ का हो, दिल्ली का हो, भोपाल का हो। आपकी राय? आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था वो बड़ा स्पष्ट था, कड़ा भी था। स्पष्ट ये था कि हम उन आवासों को नहीं देख रहे हैं जो छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं। हाँ, मैंने परचूनी की दुकानें तो चलती रही, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें उस पर आपत्ति नहीं थी। उन्हें उस पर आपत्ति जो आपने कहा कि पूरा प्लॉट को प्लॉट बनाकर भव्य जो शोरूम्स बना दिए, मॉल्स बना दिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति थी, पहली चीज। दूसरी चीज, इस सुप्रीम कोर्ट के इस जो कड़क रुख है, ये कड़क रुख जो सरकारों का ढीला रुख मास्टर प्लान्स को लेके है, शहरी नियोजन को लेके है, जो बड़ा मतलब एकदम ही मास्टर प्लान वगैरह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। तो इसके कारण अब जनता का दबाव बनेगा, आवासीय क्षेत्रों वालों का भी और व्यावसायिक क्षेत्रों का भी। तो ये जब दबाव बनेगा तो सरकार को, क्योंकि आप देखेंगे जो 2005 वाला मास्टर प्लान है भोपाल का, हम अगर छोटा सा एग्जांपल अर्रा कॉलोनी का ही लेते हैं तो एक बिट्टन मार्केट का पूरा इलाका हबीबगंज थाने से लेके इधर वंदे मातरम चौराहा, इधर स्विमिंग पूल और उधर दशहरा मैदान, ये पूरा जो बेल्ट है वो कमर्शियल के लिए था। उसमें आप देखिए कितनी बड़ी जगह बिना उपयोग के पड़ी है। अगर वहाँ पर बहुमंजिली भवन बन जाए, जैसे विकास जी ने कहा 6 नंबर E6 के पास वहाँ बन जाए, भाई वैसे भी प्रधानमंत्री जी के आवास वाले सपने में सबको आवास मिलना है तो वहाँ बन सकता है। इससे थोड़ा और अपन जाए बावड़िया तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड में सब्जी के लिए, खेती के लिए दी थी ज़मीनें, जो आज अपने आप ही व्यवसायिक में धीरे धीरे किराए से जाके परिवर्तित हो गई। तो वो सारी ज़मीन सरकारी है। उन ज़मीन पे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, इस टाइप की अगर ये गतिविधि लेके आते हैं तो ये जो समस्या है, इस समस्या का निराकरण हो जाएगा। सारे विन विन सिचुएशन रहेगी, आवासीय वाले को भी दिक्कत नहीं और व्यवसायिक वाले को भी दिक्कत नहीं। बीच बाजार में उसको जगह उपलब्ध है। भोपाल के लिए तो नियोजन किया जा सकता है, लेकिन अब तकलीफ यह है कि भोपाल को अगर नियोजित करना है तो इन्हें एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं भोपाल में, इनको लेके एक और भी जो शहर में जानकार हैं, जो प्लानिंग को समझते हैं, इन सबको बैठा के इस विषय पे अगर बात करें, व्यवसायी संगठन को भी ले लें, रहवासी संगठन को भी ले लें और मिलजुल के अगर करें, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन के साथ में बहुत अच्छा सुनियोजित विकास हम शहर को दे सकते हैं। बिल्कुल। मैं तीनों साथियों से भी जरूर पूछूंगा ये कि क्या ऐसा संभव है कि संसद और विधानसभा की अवधि 5 साल होती है, इसको हम 25 साल कर दें? लेकिन ये नहीं हो सकता। किसको? संसद में विधायकों का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, 5 साल के लिए वो चुने जाते हैं। हम उसे 25 साल तक तो नहीं कर सकते कि इलेक्शन नहीं हो रहा तो यही विधायक चलते रहेंगे अगले 5 साल 10 साल। जब वो नहीं हो सकता तो मास्टर प्लान अगर 2005 में ख़त्म हो गया है तो 2025 तक बिना मास्टर प्लान के देश कैसे चल रहा है, मतलब प्रदेश कैसे चल रहा है, राजधानी कैसे चल रही है? एक तो ये है, सुप्रीम कोर्ट को भी एक हम आम आदमी के नाते, जो सड़क के आदमी होते हैं, हम ये ज़रूर उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये गाइडलाइन दे दे कि जैसे ही मास्टर प्लान खत्म होता है उस अवधि के पहले नया मास्टर प्लान अगले 20 साल के वाला लागू कर दिया जाए। संशोधन उसमें होते रहें, लेकिन सरकार उस अवधि के समाप्त होने के पहले
मास्टर प्लान को लागू करे, और नहीं करेगी तो उस पर फिर प्रतिदिन फाइन किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात मैं कहूँगा कि गाय भैंसों के लिए तो सरकार या नगर निगम व्यवस्था करती है कि आपके लिए इतना इलाका हमने डेयरी के लिए फिक्स कर दिया है। वाहनों के लिए भी वो कर देती है कि ये ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जगह फिक्स हो गई है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए कोई जगह फिक्स नहीं कर रही, ना वो बाजार के लिए जगह फिक्स कर रही है। कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलिए, आग लगे तो बच्चे मर जाए, कहीं भी बाजार खोल दीजिए, ट्रैफिक जाम हो तो आम आदमी परेशान हो, कहीं भी सड़क बनाइए, फुटपाथ खत्म कर दो तो पैदल चलने वालों की सड़क पर मौत हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये विषय भी उतने ही महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट के सामने जितने आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को रोकना। मैं गुप्ता जी की तरफ आ रहा हूँ। गुप्ता जी, आपने दोनों दिन कोर्ट की कार्रवाई देखी कि सुप्रीम कोर्ट की, क्या लगता है? हम ये नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट कड़क है, सुप्रीम कोर्ट का रवैया नरम है। सुप्रीम कोर्ट तो कानून के तहत जनता को सुविधाएं देने की बात कर रहा है, और जो लोग इसमें लापरवाही कर रहे हैं उन पर नकेल डाल रहा है, उनको कस रहा है। आपकी राय? सर, मैं तो इसमें एकदम क्लियर बोलूंगा, सुप्रीम कोर्ट का आज भी स्टांस एकदम पर्टिकुलर था जी। कि सिविक बॉडीज जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, कोई भी लैक्सिटी ना दिखाएं हमारे ऑर्डर को बाय वर्ड इम्प्लीमेंट करने पे। जी। अगर हमारा ऑर्डर है कि जो गलत हुआ है लैंड यूज, तो उसको आपको एज पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आपको उसको इम्प्लीमेंट कराना है तो आपको कराना है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज एमपी हाईकोर्ट द्वारा जो स्टे ग्रांट किया था उसको भी क्वैश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस स्टांस से हमको क्लियर पता लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कितनी पर्टिकुलर है, और जो सिटीजन है, जो यहाँ के नागरिक हैं, जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात और ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने हमारी 10 मेंबर की एक हाई पावर्ड कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ने के लिए जी। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी कड़क टिप्पणी की है और उसकी प्रोसीडिंग को हॉल्ट कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल चल रही हो वो नहीं चलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का स्टांस इसमें एकदम क्लियर लग रहा है मुझे, और सुप्रीम कोर्ट इस बार मुझे नहीं लग रहा है किसी भी कॉम्प्रोमाइज में या लैक्सिटी के मूड में दिख रही है। जो जजेस का जो ओबाइटर रहा है वो भी बहुत क्लियर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है आज का, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, वो ऑर्डर अपलोड होगा तब उससे हमको और क्लियर पता लगेगा। पर इसमें सेकंड बात और ये है कि जिस स्टेट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट नहीं की थी, उनपे आज जो पेनल्टी है वो 50,000 से बढ़ के 1 लाख रुपीज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो मुझे लग रहा है ये बड़ा अच्छा फैसला है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और स्टेट गवर्नमेंट को इस बारे में काफी सचेत होना चाहिए कि हम जो ये कमेटी बना रहे हैं इस पूरे मामले को स्टडी करने के लिए, अब ये बहुत लेट है मुझे लगता है। अब ये डैमेज कंट्रोल की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एमाइकस इसमें अपॉइंट कर दिया है, और एमाइकस के थ्रू हमको हमारी जो भी स्टडी है, जो रिपोर्टिंग है, हमको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी। और इसमें हम देख रहे हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है हमारे यहाँ, वो भी काफी पर्टिकुलर है। वो भी बोल रहा है कि अब जो ये हो गया है इसके लिए कोई मिक्स्ड सोल्यूशन निकाला जाए। जो व्यापारी हैं जिनके करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया है, बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं जी, उसमें उनकी गलती तो ऑफकोर्स है, पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिनको ये सारे कंस्ट्रक्शन पे और इन सारी चीजों पे नजर रखना था, उनकी गलती भी इक्वली है। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी इक्वली इसमें पनिशेबल होना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो म्युनिसिपल में रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, ये लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पे जब यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था। इवन जो अरेरा कॉलोनी, इवन और E2 के बीच की जो बात है, यहाँ बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं, यहाँ बैंक खुल गए हैं, ये तो हमारे सामने की बात है। मतलब जब एक नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल एक पत्रकार, नॉर्मल लॉयर सब देख रहे हैं इस चीज को गलत होते हुए, क्या ये म्युनिसिपल के जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं क्या ये नहीं देखते इस चीज को? और जब सुप्रीम कोर्ट को उसमें आना पड़ता है, सिटीजन के राइट वायलेट होते हैं, तभी इनकी आंख खुलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है इस चीज में, और मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने मास्टर प्लान को लेकर बड़ा सचेत हो जाना चाहिए कि मास्टर प्लान जल्दी से जल्दी, जितने भी बड़े बड़े शहर है उनके मास्टर प्लान नहीं निकले उसको जल्दी रिलीज करें, ताकि इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, ये एक प्लान तरीके से बड़े हों। और हमको इसमें एक चीज और याद रखना चाहिए, जैसे कि 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ एमपी में, तो छत्तीसगढ़ में रायपुर को कैपिटल बनाया गया, और रायपुर के तर्ज पे उन्होंने नया रायपुर डेवलप किया, जो कि एक रायपुर से थोड़ा दूर बहुत बड़े प्यारे तरीके से प्लान और स्ट्रक्चर्ड बनाया है उन्होंने। तो वहाँ कमर्शियल लैंड कौन सी होगी, रेजिडेंशियल एरिया कौन सा होगा, ये सारी चीजें बनाई हैं। तो मुझे लगता है नई सिटीज इस तरीके से और प्लान हो, जैसे चंडीगढ़ प्लान हुई हमारे यहाँ,
रायपुर नया रायपुर प्लान हुआ है, ऐसे भोपाल के आसपास भी स्पेसिफिक कमर्शियल एरिया निकाल दे जहाँ पे आईटी पार्क जैसे बनता है, वैसे एक एजुकेशन पार्क बनाए जहाँ पे सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगी और स्टूडेंट्स की सारी जो एमिनिटीज और फैसिलिटीज होती है प्रोवाइड कराई जाएगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो इससे जो एक बैलेंस सोसाइटी है वो बन पाएगा। तो रेसिडेंशियल में स्पेस में जो लोग पीसफुली रहना चाह रहे हैं रजा कॉलोनी में और हमारे यहाँ इवन गौतम नगर में, तो वो लोग पीसफुली नहीं रह पाएंगे, और जिन लोगों को व्यापार करना है, जिन लोगों को कमर्शियल एक्टिविटीज स्टार्ट करनी है, वो कमर्शियल एक्टिविटीज भी अपनी तरफ पीसफुली कर पाएंगे। तो वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और इन सब में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दरअसल सरकार ने डेवलपमेंट का सारा काम ठेके पे दे रखा है, और वो ठेके पे अघोषित रूप से दे रखा है बिल्डर्स को, रियल एस्टेट को, कि जो मर्जी आया करिए, हमको केवल आप शुल्क दे दीजिए और ऊपर नीचे पैसा दे दीजिए। जो आपने बीच में कहा कि जो सरकारों ने कमेटियां बनाई है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ब्रेक करने के लिए, उसको ढीला करने के लिए, क्योंकि उसके पीछे भी मंशा है। सारे व्यापारी सरकार के पास मिलने गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की। जाहिर है कि मुख्यमंत्री ने तो अपने हिसाब से कार्रवाई की, लेकिन जो लोग साथ गए होंगे, मैं नहीं कहता कि सभी कोई सरकार के पक्ष में नहीं होंगे या आम जनता के खिलाफ होंगे, वो व्यापारियों के हित साधने गए थे, और वो व्यापारियों का हित अगर साधा जाएगा तो सरकार भी इसमें पिटाई खाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तेवर बहुत तीखे हैं। मैं इसमें जो कह रहा था कि अगली सुनवाई अब 15 सितंबर को होनी है, मास्टर प्लान का मामला भी कहीं ना कहीं इसमें आना चाहिए, क्योंकि मास्टर प्लान जो है इस पूरे विवाद की अम्मा हम कह सकते हैं। मास्टर प्लान नहीं होता इसलिए मनमर्जी से डेवलपमेंट होता है। मास्टर प्लान टाइम पर बने और फिर अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए, तो मुझे लगता है कि कई चीज़ें पूरी ठीक ना हो, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। विकास जी, आपकी राय? देखिए, मास्टर प्लान तो वक्त पे आना ही चाहिए, क्योंकि हम जब भी नियोजन करें तो एक समयावधि के पश्चात हमें फिर बैठ के नियोजन करना चाहिए, और ये कोई बहुत बड़ा समय हमेशा हो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हमारे लिए लक्ष्य लंबा हो सकता है, लेकिन उसमें फिर हमें 5-5 साल की प्लानिंग्स भी करनी पड़ती है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, फेजेस बनाने पड़ते हैं डेवलपमेंट प्लान के। एक सवाल है कि अगर मास्टर प्लान लेट आता है तो फायदा किसको होता है? मैंने किसी को तो फायदा होता होगा, तभी तो वो नहीं, लटकता जाता है। फायदा तो किसी को नहीं होगा, इसलिए तो नहीं होगा, नुकसान का सौदा चलता है क्या? जब तक नया डेवलपमेंट प्लान नहीं आएगा, कौन लाएगा? तो नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं। तो जो पुराना प्रचलन में है, उन्हीं नॉर्म्स को, उन्हीं लैंड यूजेस को आगे वर्षों में तब तक कैरी ऑन किया जाएगा। तो वो तो चीज में फायदा नहीं है, नुकसान जरूर होता है हमें, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें जो परिवर्तन करना है हम वो नहीं कर सकते। देखिए, जैसे मास्टर प्लान 2005 भी रहा हमारा, बस एक निवेदन था, उसमें 20 से ज्यादा संशोधन किए गए। दूसरे दौर की बातचीत में सिर्फ 3 मिनट का वक्त है जी। अब 1-1 मिनट आप बोलेंगे तीनों साथी, तो फिर बात पूरी हो जाएगी, और नहीं तो फिर अरविंद भाई, इस मसले में मसला एक तो है कि नगर निगम को कमर्शियल वर्क्स को बंद करवाना है रेसिडेंशियल एरियाज में। एक पार्ट नगर निगम का हो गया। दूसरा पार्ट, जिनका काम बंद हो रहा है उनकी तकलीफ है। लोक कल्याणकारी सरकार है, लोक कल्याणकारी हमारा देश है, समाज है, तो हमें उनके प्रति भी फिक्र रखना है। अब उन्हें हम कैसे व्यवस्थापन कर सकें? जो मकान मालिक हैं वो तो अपना मकान व्यवसायिक उपयोग की जगह आवासी को भी किराए से दे सकते हैं, तो एक उनके लिए थोड़ा सा हेजिंग हो गया। लेकिन अब जो व्यवसायिक किराए से काम कर रहे हैं उनके लिए व्यवस्थापन की क्या हमें तात्कालिक और दीर्घकालीन उपाय करना है, वो एक तो सोचना पड़ेगा। चूंकि जो जिस इलाके में रहता है वो वहीं पे व्यवस्थापन में मकान चाहता है, तो यकीनन दुकानदार भी जो जिस इलाके में है उसके आसपास ही वो अपना व्यवसाय चलाना चाहेगा। वो व्यवस्था हमें देखनी है, ये हमारे सामने चैलेंज है। इसमें सभी के स्टेक होल्डर्स हैं, वो व्यवसायी भी, वो मकान मालिक भी, वहां के रहवासी भी, उस कॉलोनियों के रहवासी भी, और सरकार भी, और खास करके एक्सपर्ट, जो नियोजन के एक्सपर्ट हैं वो भी, और लॉ मेकर्स भी, मतलब लॉ जो ड्राफ्टिंग करते हैं उनको भी साथ में शामिल करना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ ऐसा होना चाहिए कि कहीं पे कोई उसके उल्लंघन के लिए गुंजाइश ही ना रहे। और एग्जीक्यूटिव को तो रहना ही पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इतना तान रहा हो, इस केस में उन्होंने कह रखा है कि हमें, आज कहा भी उन्होंने किसी शहर के लिए, मैं शहर का नाम भूल गया, कि वहां 4 साल से अगर एक सिटी प्लानर है तो फिर शहर में क्या देख रहा था? 4 साल से कैसे, जो कम से कम 4 साल में बनी हुई ऐसी बिल्डिंग है, ऐसे व्यवसाय हैं, उनकी तो आप लिस्ट निकाल के लाओ, पहले हम उन्हीं को स्क्रूटनाइज करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत कड़क बात है। विकास जी, सुप्रीम कोर्ट पूरा होमवर्क करके बैठा है इस मुद्दे पर। बिल्कुल। मामला भले चेन्नई लखनऊ से शुरू हुआ हो, लेकिन पूरे देश में एक ही कहानी है। सवाल है कि अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट की सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का ध्यान है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी लोग
तोड़ते मरोड़ते और उसमें भी बीच के रास्ते निकालते हैं। तो इस बार हमें नहीं लगता कि स्थितियाँ कुछ ऐसी होंगी, लेकिन जो सरकार ने कमेटी बनाई है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज़ किया है। बस एक चीज़ इसमें और क्लियर होने की ज़रूरत है, शायद अगली सुनवाई में वो क्लियर भी करें कि अकाउंटेबल जो ऑफिसर होंगे उनके खिलाफ क्या दंडात्मक कार्रवाई होगी, क्योंकि जब तक वो नहीं टांगे जाएंगे राठी जी, तब तक कितनी भी सुप्रीम कोर्ट कठोर गाइडलाइन बना दे उसमें दंड का प्रावधान जरूरी है। खाली रेवेन्यू इंस्पेक्टर पर काम नहीं चलेगा, नगर निगम कमिश्नर, नगर पालिका का प्रशासक और उससे भी ऊपर जो नगरीय प्रशासन के पीएस होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैंने तो कल की बातचीत में कहा था कि चीफ सेक्रेटरी को भी इसमें पार्टी बना के मुकदमा दर्ज करना चाहिए। पॉलिटिकल आदमी चूंकि हर 5 साल में बदल जाते हैं तो उनको अपन भले ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अधिकारियों को इसमें कटघरे में खड़ा करके उन पर केस दर्ज हो, आपराधिक मुकदमे दर्ज हो, ऐसी भी बात हो। बिल्कुल, वो ऑर्डर में है अकाउंटेबिलिटी का, कुछ स्टेट्स के लिए किया है जी। और वो देखते जा रहे हैं, जिन जिन स्टेट्स में दिक्कत आती है तो फिर उसको संपूर्ण पैन इंडिया कर देते हैं। बिल्कुल। जैसे पहले स्टेट पार्टी नहीं थी, अब सारे पैन इंडिया में पार्टी बना दी। जो जिनने वहां जो फीस जमा नहीं करी तो 50,000 का 1 लाख कल किया था, आज 2 लाख रुपए कर दिया कि 2 लाख करिए और नहीं तो फिर कंटेम्प्ट फेस करिए। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब माइंडसेट पूरा क्लियर है एकदम, और तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन है। ठीक। और वो इस बहाने बस ये है कि सरकारें पक्ष रख के, जो विकास जी ने कहा कि एक मास्टर प्लान के लिए भी गाइडलाइन बन जाए, समय सीमा तय हो जाए। कुछ नहीं, सारी गाइडलाइन बनी है, मास्टर प्लान एक्ट में कहीं उल्लेख नहीं है, एक्ट में कहीं उल्लेख नहीं है कि मास्टर प्लान आपको 20 साल तक में लाना ही है। जी, वो 20 साल तक का उल्लेख तो कहीं भी नहीं होगा कि आप 20 साल तक ना करें, ये तो मन मर्जी है। अब समय खत्म हो रहा है, 2-4 वाक्यों में गुप्ता जी आपकी छोटी सी राय। तो राघवेंद्र जी, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इसमें आईआईटी दिल्ली को भी पार्टी बनाया था केस में, और आईआईटी दिल्ली से पूछा था कि आपके पास क्या अर्बन प्लानर और सिटी प्लानर के तरीके हैं जी। तो मुझे लगता है कि अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को स्टेक होल्डर्स के साथ साथ अर्बन प्लानर्स को बिल्कुल रिक्रूट करना चाहिए और उन लोगों से प्लानिंग करवाना चाहिए इस इशू पे अब किस तरीके से निपटा जा सकता है। ठीक। और सारे स्टेक होल्डर्स से मिलके सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसे बाय वर्ड फॉलो करना चाहिए एकदम। तो जिस तरीके इसी के थ्रू हमें एज अ सिटीजन सारी जो एमिनिटीज है वो मिल पाएंगी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी बिल्कुल गुप्ता जी, समय ऑर्डर की कंप्लाइंस कर पाएंगे वो। समय खत्म हो रहा है, लेकिन अर्बन प्लानर होना चाहिए नगर निगमों के पास और उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। बहुत सारी बातें जो सुप्रीम कोर्ट अगले सुनवाई में मेरे ख्याल से क्लियर करेंगे, क्योंकि पूरा देश इस बार सुप्रीम कोर्ट को सुन रहा है। इस कमेटी को करना है, जो 10 लोगों की कमेटी भंग तो नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने, वो कमेटी को अपना काम जारी रखना चाहिए। और अब जो वो नवाचार करना है, कमेटियां तो सिर्फ गुलगपाड़ा करने के लिए है। अब वो तो फिर सुप्रीम हमारी कोर्ट, त्रासदी हो क्योंकि जाएगी। कमेटी तो सरकार की बनी है ना, और सरकार ही तो सब गड़बड़ कर रही है, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरव्यू करना पड़ रहा है। इसलिए उनकी तो उस पर शंका पैदा हो गई है। हम ये नहीं कहते कि सब लोग ऐसे होंगे, लेकिन समय खत्म हो गया। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ। गुप्ता जी आपका साधुवाद, विकास जी आपका बहुत धन्यवाद, और राठी जी आपका साधुवाद कि अब्बा खबर में आपने हिस्सा लिया। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।